सबसे बड़ी बात है जी। कि हम नौजवानों को क्या दे रहे हैं, नौजवानों को क्या चाहिए। आज के समय में उत्तर प्रदेश में 7 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे यहाँ विद्यालय बंद हो रहे हैं। क्या विषय क्या है आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आरएसएस इस बात पर भी सरकार को कहे। अगर सरकार को कहने का अधिकार आरएसएस रखता है तो आरएसएस को इस बात, केवल चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आरएसएस की है। क्या सरकार को इंगित करने की जिम्मेदारी नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में, आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 36,000 करोड़ रुपए देनदारी है उत्तर प्रदेश सरकार गलत पर। फिगर है। क्या एक बार भी मोहन भागवत जी सोचते इस बीच में फिर इंटरप्ट आप कर रहे हैं, उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि हम हमें बीच में मत आपके बोलिए। पास झूठ नहीं फैला सकते आप तथ्यों के साथ क्यों बात नहीं करें। फैला सकते? अगर मैं सच कह रहा हूं, हमारी बात को तथ्यों के साथ बात करें। संजीव जी, सत्येंद्र जी जवाब देंगे उनकी बात का। संजीव जी, सत्येंद्र जी जवाब देंगे उनकी बात का। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, तो जवाब देंगे उनकी हर बात का जवाब देने के लिए बैठे हुए। मृत्युंजय जी, आज झूठ नहीं बोलेंगे। मृत्युंजय जी, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा का जो हश्र देखेंगे आप, तो आप समझेंगे कि आज देश का जो नौजवान, एक युवा कार्यकर्ता देश की राजनीति में जाना चाहता है, उसे क्या शिक्षा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के दिल्ली के संसद तक उत्तर प्रदेश में 2 अनुपूरक बजट आए। मृत्युंजय बाबू, आप नौजवान हैं, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश और देश का भला होगा, उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मृत्युंजय जी, आज 2 अनुपूरक बजट योगी सरकार ने लाया है। 2 अनुपूरक, ये पहला बजट 7,49 करोड़ का आप खर्च नहीं कर पाए, उसके बाद से लूटने खसोटने के लिए और तमाम ऐसे लूट खसोट मचाने के लिए आपने 2 अनुपूरक बजट लगा दिया। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लूट मची है, देश की सरकारें जिस तरह से लूट रही हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता के पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि मोहन भागवत जी, जो आप सामाजिक सौहार्द की बात कह रहे हैं, चलिए वो तो बात ठीक है कि सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे आरक्षण पर कुछ नहीं बोलते, आप हमारे निजीकरण पर कुछ नहीं बोलते, हमारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं औने पौने दामों पर, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते हैं मोहन भागवत जी कि नागपुर में जो कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारे तैयार किए जाते हैं, उन नारों का नतीजा है कि आज देश में सांप्रदायिकता का माहौल है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ चुका है। बिगड़ी हुई गाड़ी, अब वो बिगड़ी हुई जो गाड़ी है, सत्येंद्र जी, मनीष जी सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि ऐसे बयानों से ये बातें सांप्रदायिकता का माहौल बनाती हैं, और जो उन्होंने बाकी इल्जाम लगाए कि बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते, शिक्षा पर क्यों नहीं बोलते, आरक्षण का जिक्र उन्होंने किया है, आरक्षण पर क्यों बात नहीं करते। देखिए, अभी हमने इनको सुना, मनीष जी को, हमारे सपा के भाई हैं। अब ये 5 मिनट थोड़ा सा हमें भी सुन लें तो अच्छा रहेगा, बीच में ना बोलें। इन्होंने जो भी पॉइंट बोले हैं मैंने सारे लिखे हैं, मैं एक एक करके इनके सारे जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा टीवी 9 के माध्यम से कि कभी भी ये लोग जब भी आते हैं डिबेट में, तो या तो तथ्यों के साथ आया करें, डाटा के साथ आया करें। झूठ जो फैलाने का ये काम करते हैं, खास करके सपा के जितने भी नेता प्रवक्ता लोग जो टीवी पर आते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो हमारे दर्शकों को झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये करना बंद करें। सबसे पहली बात, जब लोकसभा का चुनाव होता है ये कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे। भाई 2014 में हम कर देते जब संविधान खत्म करना था, 2019 में कर देते जब हम पूर्ण बहुमत में थे, जब हम संविधान, लेकिन ये तो बरगलाने का काम करते हैं। अरे मनीष जी सुनिए, मनीष जी सुनिए, जब आप बोले थे हम सुन रहे थे ना, ये जो बरगलाने का काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं, इनसे बड़ा झूठा और इनसे बड़ा जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा। इनके राज में नारे होते थे कि खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है। इनके यहाँ पर सबसे ज्यादा दंगे होते थे, इनके नेता, इनके सांसद, इनके विधायक। संभल की अभी ये बात कर रहे थे, योगी जी की ये बात कर रहे थे कि पूरा शासन लगा दिया, प्रशासन लगा दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसमें सबसे बड़ा आरोपी कौन है? सपा के सांसद। सबसे बड़ा आरोपी कौन है? सपा के विधायक। भाई क्यों दंगा करवा रहे हो, क्यों लड़वा रहे हो लोगों को? वो नौजवान जिनकी ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर कौन दे रहा है? उनको कौन भड़का रहा है? उनको कौन भेज रहा है कि आप जाकर के पुलिस पर, प्रशासन पर, शासन पर पत्थर फेंकिए? आज के टाइम में जब पता है कि योगी और मोदी जैसी सरकारें हैं, सख्त सरकारें हैं, आतंकवादी डरते हैं ब्लास्ट करने से, और ये हमारे देश के नौजवानों को भड़काते हैं। हमारे देश के जो नौजवान हैं, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए,
उनको ये पत्थर देते हैं और ये बात करते हैं कि योगी जी ने तो वहां पर कंट्रोल किया। यदि इनकी सरकार होती तो मैं टीवी 9 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर जाने कितने हिंदुओं का सफाया करवा दिया गया होता इनके द्वारा। दूसरी बात ये कहते थे कि विदेशों से जो सीमा है कहां से हमला हो जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले कितने सीरियल ब्लास्ट होते थे, कितने आतंकवादी हमले होते थे, पता नहीं किस राज्य में, कितनी जगह, कितने शहर में एकदम सीरियल। अरे सुनिए आप मेरे मनीष जी, मैं सुनना था ना आपको। मेरे को आपने भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे आरोप लगाए, पहले सुनिए तो सही। आतंकवाद कहां गया? सिमट के खत्म। आप उठाइए 2014 से पहले कितने सारे सीरियल ब्लास्ट होते थे। आप देखिए तो सही। कहां हुआ था? अरे भाई पहले सुनिए तो सही। पुलवामा के क्या हुआ फिर उसका? देखा ना क्या अर्थ हुआ? आपकी सरकारों में क्या होता था? आपकी क्या हुआ? अरे पहले खत्म करने दीजिए ना, मैं अभी बोलूंगा ना आपके बीच में तो आप बोल नहीं पाओगे। पहले मैं खत्म करने दीजिए। कितने सारे सीरियल ब्लास्ट होते थे, हम लोग टीवी पर देखते थे, हमको खुद नहीं पता होता था कि एक हो रहा है कि 10 होंगे कि 15 होंगे, वो एक एक करके बढ़ते जाते थे। फिर हम दूसरे दिन देखते थे, दूसरे दिन देखते थे, अरे दूसरे दिन देखते थे कि कितने सारे खत्म हो जाते थे। आज के समय में आप देखिए मोदी और अरे यही तो डर है आपको, सपा वालों को यही तो दिक्कत है। लेकिन जनता ने आपकी हकीकत आपको दिखा दी है और ये जो झूठ जो फैला रहे हो ना, वो पूरा का पूरा झूठ अब नहीं चलेगा। और आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे नारा, इसमें क्या दिक्कत है? यार एकजुट रहना कहाँ दिक्कत है? क्यों नहीं रहना चाहिए भाई? एकजुट रहने में कोई दिक्कत है क्या? मोहन भागवत जी से पूछ लीजिए। सत्येंद्र जी, मनीष जी एक मिनट। संजीव जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। क्या 2025 में आरएसएस अपने 100 साल मनाने जा रहा है? क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी एक छवि है, वो हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि जो है, क्या उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने की कोशिश की जा रही है? उसको थोड़ा सा मतलब लोगों के बीच में? नितिन जी ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है कि मैं चाहूंगा, मेरा मनीष भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं जी, मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं साथ में, हम कई बार शिवाजी के साथ रहे हैं पैनल में भी। मैं चाहूंगा कि एक बार हम सबको अंबेडकर जी, गांधी जी 1934 में वर्धा के एक शिविर में जाके बैठे। शिविर में बैठने के बाद वो कहते हैं कि एक छोटा सा लघु भारत के दर्शन मुझे यहाँ पर हुए। तो हम सबको एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कम से कम 1 या 2 दिन के शिविर में या हमें जाके देखना चाहिए। वास्तव में संघ वही है जो सरसंघ चालक जी बोल रहे हैं। ये दो नाव में चलने वाला संगठन नहीं है। मेरी बात मानिए। संगच्छोदम संबद्धोदम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा जाना उपासते। हम एक साथ बैठे, हम एक साथ खाएं, हम एक साथ विचार करें और एक साथ इसको देश को दिन दुनी रात चौगनी उन्नति लेते हुए विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाएंगे। संगठन का मंत्र है इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। बाकी तो पॉलिटिकल भाई मेरे दोनों आपस में उलझ रहे हैं तो जरूरी भी आपके दर्शकों के लिए, नहीं तो इस चैनल को कोई देखेगा नहीं। मेरा विषय तो सिर्फ इस संगठन से लिंक है। मनीष भी मेरे भाई हैं, कोई अलग आइडियोलॉजी से नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं कहना चाहूंगा मनीष जी से भी कि एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में जाकर के देखें। ज्यादा नहीं तो जो सुबह शाखा लगती है ना, वह शाखा में जाकर के देखें और पता करें कि क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये लोग जिनको जानकारी कुछ है नहीं और ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बोल देते हैं। इनको यही नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तभी जाना जा सकता है जब उसको जिया जाए। वहां जाकर के जाएं, शाखा में जाएं, जुड़े। प्रणब मुखर्जी जी भी गए थे जो राष्ट्रपति रहे कांग्रेस के। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। शिवाजी सरकार बहुत देर से शांत बैठे, उन्होंने भी देखिए सभी पैनलिस्ट को एक एक बार सुन लिया है। एक सवाल मैं उनसे भी ले लेता हूं, हमारे वरिष्ठ हैं, जरा पूछ लेता हूं उनसे भी एक सवाल मैं कि शिवाजी सरकार में सीएम योगी ने जो बयान दिया है वो आपने सुना उस रिपोर्ट में, उससे पहले मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो भी आपने सुना। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता आपको दोनों बयानों में? ऐसा नहीं लगता कि विरोधाभास, थोड़ा सा विरोधाभास या खटास नजर आती है दोनों नेताओं के बयानों में? कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। मैंने आप शुरुआती वहीं से किया कि हर चीज को जैसे परोसा जाता है वैसे नहीं लेना चाहिए। परोसा जाना ही अपने आप में काफी नहीं होता है। परोसा जाने के पीछे थाली कैसी है, थाली कहाँ बनी है और किस तरह से बन रही है, उसके भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जी,
मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं आरएसएस के संगठन की जो बात है वो अपनी जगह पे सही है, पर पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें आरएसएस के संगठन की जो पूंछ थी, जो उसकी एक साख थी, जो उसके सरकार पे एक दबाव होता था, हर जगह कहीं ना कहीं फर्क आया है। तो ये कहना कि आज संघ वैसा ही रहा है जैसा कि कुछ सालों पहले था, अपने निश्चित अपने विचारों में वो होगा, पर वास्तविकता में बहुत फर्क आ चुका है। और संघ के जो नेता हैं वो भी समझते हैं कि आज उनके बदौलत कोई पार्टी नहीं चल रही है, दूसरी पार्टी के बदौलत आज वो चलने को मजबूर है। बड़ी बात कही है आपने कि आरएसएस की बदौलत पार्टी नहीं चल रही, पार्टी की बदौलत आरएसएस चल रहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपका। देखिए मृत्युंजय जी, बुनियादी इस फर्क पर की मैं वजह जवाब से देना जो है चाहूंगा। बार-बार भाजपा के प्रवक्ता है जी, बार-बार ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं का वो हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का आज से 1947 से लगातार हो रहा है, 1971 के बाद भी हो रहा है, हसीना के समय हो रहा है, जिया के समय हो रहा है, यूनुस के समय हो रहा है। आरएसएस पहले क्यों नहीं बोली, बीजेपी पहले क्यों नहीं बोली? और बीजेपी ने जिस तरह से बांग्लादेश में एक राजनीति और उसके साथ मृत्युंजय जी सर एक बात आपको जवाब का मौका मिलेगा। सत्येंद्र जी बस 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने देते हैं, फिर आपको जवाब का मौका मिलेगा। जी शिवाजी सरकार। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने बांग्लादेश के, जिस तरह से हमने 1971 में हमने वहां के पूरे सिनारियो को बदला था, और जिस तरह से वो हमारे हाथ से आज चला गया है, लगभग हमारे जो विदेश सचिव जाते हैं उसका वहां खुले आम अपमान होता है और हम कह भी नहीं पाते, सरकारी तौर पे भी नहीं, अनऑफिशियली भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के छवि पर इस पर आंच आती है। तो हम कहां कैसे भटक रहे हैं, ये हमें खुद सोचने की जरूरत है। बार बार कहते हैं हमारी सेना है, हमारी सेना है, तो अग्निपथ वालों की क्या जरूरत है? अग्निश्वर जाके वहां क्या कर रहे हैं वो बेचारे? आजकल जो हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां सेना में जाना अपना एक बहुत घमंड की बात समझते थे, आज वो राह भटके हुए कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं इजराइल में मर्सनरी बन के लड़ने, यूक्रेन में मर्सनरी बन के लड़ने, रशिया में मर्सनरी बन के लड़ने, फिलीपींस में टेररिस्टों के साथ जा रहे हैं, और अमेरिका में आज अगर सबसे ज्यादा कोई भारतीय गैर कानूनी रास्ते से जा रहा है, उसमें भारतीय जा रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो संख्याएं आई हैं वो गुजरात से आ रही है। तो ये हमारे समाज व्यवस्था के बिगड़ते हुए जो सिस्टम है वो को दिखाता है। तक हम जिस बात को कह रहे हैं, मनीष जी कुछ बातों कह रहे थे, अच्छी बातें कह रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे भी हमें तवज्जो देना चाहिए ना। सत्येंद्र जी, सिर्फ ये कहना ही काफी नहीं सत्येंद्र जी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सवाल ये है पिछले कुछ सालों से दंगे क्यों बढ़ रहे हैं? आगे आप